हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारा थर्ड चैप्टर है और भौतिक पर्यावरण बुक से लिया गया है। और हमारा जो अपवाह तंत्र है वो चैप्टर चल रहा है हमारा। यहाँ पर जो भारत की नदियाँ दी गई हैं एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं सिंधु नदी मेन है, बाकी उसकी ये सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद गंगा नदी है, गंगा की बाकी क्या है, सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। उसके बाद चंबल, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सारी क्या हैं, सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ की है? राजस्थान की है। साबरमती नदी गुजरात की है। माही नदी भी गुजरात की है। नर्मदा नदी ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में से अपना पानी लेकर जाती है। तापी नदी महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी यहाँ की जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलती है और पूर्वी घाट की तरफ अपना पानी जाकर बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी भी इधर ही जाती है। जो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो दो टाइप के काम करती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती हैं वो क्या करती हैं, सारी की सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आपको कट दिखाई दे रहे हैं, इन कटों में क्या होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है, जहाँ पर मीठा पानी और खारा पानी दोनों मिक्स हो जाते हैं। नदियों के द्वारा जो बहाकर लाया गया पानी होता है वो क्या होता है, मीठा जल होता है। और समुद्र का जल कैसा होता है, खारा जल होता है। तो एक छोटी सी झील टाइप में इसका यहाँ पर निर्माण होता है, वो एस्चुरी बन जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो पूर्वी नदियाँ जो हैं, यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र, सांगपो इसको चाइना में बोला जाता है। दिहांग यहाँ पर ये क्या है, इसका असम अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। और फिर ये यहाँ से बहती हुई मेघालय के ऊपर से असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से तिस्ता नदी आती है जो इसकी सहायक नदी होती है। गंगा नदी है, यहाँ इसकी सहायक नदी होती है। और तीनों मिलकर ये क्या करती हैं, यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और फिर अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। उसके बाद यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है और कावेरी नदी है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये क्या है, सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो उसके बाद अपना आगे चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ भारत के अपवाह तंत्र, कि भारत के जो अपवाह तंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। भारतीय अपवाह तंत्र में यानी एक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास की प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। कि यहाँ पर जो उद्गम स्थल है ये कैसे अपवाह तंत्र हैं, इनका उद्गम स्थल क्या है, ये कैसे इनका जन्म हुआ है, कैसे इनका विकास हुआ है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालयी अपवाह। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो कैसे उनका विकास हुआ है और अपना पानी कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है। हिमालयी तंत्र अपवाह तंत्र भूगर्भीय इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उसकी कौन कौन सी मेन नदियाँ हैं, गंगा नदी है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ हैं। नदी द्रोणियाँ क्या होती हैं, जिनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है। और उसके बाद जलसमर क्या होते हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जिनका जो एरिया होता है वो थोड़ा होता है, कम होता है। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं। 12मासी का मतलब उसमें हर साल पानी बहता रहता है, कभी वो सूखी नहीं होती हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। हिमालय से जो बर्फ़ पिघलती है उससे और जो वर्षा होती है दोनों पर ही ये डिपेंड करती हैं। ये नदियाँ गहरे माखड से गुजरती हैं, गहरे जो गड्ढे बने हुए होते हैं उनसे निकलती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन द्वारा क्रिया द्वारा निर्मित हैं। कि जब हिमालय का उत्थान हुआ था, हिमालय का जन्म हुआ था, उस टाइम पीरियड से और लेके और अपरदन क्रिया, अपरदन क्या होता है, जिसमें कटाव होता है नदियों के द्वारा या वायु के द्वारा, क्या होता है, अपरदन दोनों के द्वारा होता है। तो उसके द्वारा जो कटाव होते हैं उससे क्या होते हैं, गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो यहाँ पर इनको गहरे गड्ढों से गुजरना पड़ता है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में, ये नदियाँ क्या करती हैं, कुछ घाटियों का निर्माण करती हैं। वी आकार की घाटी, शिप्टिकाएँ तथा जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव करना,
तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ स्थल की आकृतियाँ बनाती हैं। कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं? समतल घाटियों का निर्माण करती हैं, गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं। गोखुर झील क्या होती हैं? जैसे गोखुर, गोखुर का मतलब है, गो मतलब गाय और खुर का मतलब होता है गाय का जो पैर होता है, गाय के पैर जैसे इस शेप में होते हैं, तो उस शेप में क्या करती हैं? ऐसी झीलों का निर्माण करती हैं। बाढ़कृत मैदान, बाढ़ के जो मैदान होते हैं उनका निर्माण करती हैं। गुम्फित वाहिकाएं, ऐसी धाराएं जो गुफाओं से निकलती हैं या अदृश्य होती हैं। नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। हिमालय क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर इन नदियों का रास्ता क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति में ये कहाँ पर बहती हैं? मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। और क्या करती हैं? साथ साथ अपना रास्ता भी बदलती रहती हैं। कोशी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, शोरो ऑफ बिहार, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कुख्यात मतलब प्रसिद्ध है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती हैं। ये जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? पर्वतों के जो ऊपरी भाग होते हैं वहाँ से पर्वतों की जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक दृढ़ होती हैं, एक मृदु होती हैं। जो मृदु चट्टानें होती हैं वो जल्दी ही किसी भी टकराहट से जल्दी ही उनका कटाव हो जाता है, चाहे वो पानी के द्वारा हो या वायु के द्वारा हो। तो कटाव के कारण क्या होता है? वो अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद, अवसाद मतलब जो बारीक कण होते हैं मिट्टी के, उनको बहाकर लाती है और कहाँ पर जमा कर देती है? मैदानी भागों में जमा कर देती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में नदियों में मिट्टी हो जाती है तो जो नदियों का जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। और फिर क्या होता है कि जैसे कई बार बड़े बड़े पत्थर भी नदी के तेज प्रवाह के साथ बहते हुए चले आते हैं, लेकिन जहाँ पर नदी का जो प्रवाह होता है मंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? उसमें रुकावट का काम करती हैं। कोसी नदी अपने ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? जो कोसी नदी है वो पर्वतीय क्षेत्रों से भारी मात्रा में इतना अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है? कि जो नदियां हैं या फिर जो कोसी नदी है उसका जो जल का बहाव है या उसमें जो पानी की मात्रा है वो हमेशा एक जैसी रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? इन सब के बारे में हमें पता लगाना है, हमें बातें करनी है कि जो नदियाँ होती हैं क्या उसमें पानी हमेशा एक जैसा रहता है? जब बारिश आ जाती है, मान लो नदियाँ अपने यहाँ पर बह रही हैं, यदि उस टाइम के दौरान यहाँ पर बारिश आ गई तो यहाँ क्या होगा? नदियों का पानी बढ़ जाता है। तो वर्षा काल के दौरान क्या होगा? नदियों का पानी और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दोनों बातें बतानी हैं, दोनों पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद है हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियों हैं उनका विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हमें बताना है। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। मतभेद का मतलब होता है कि लोगों के जो विचार हैं वो अलग अलग हैं। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले, मायोसीन कल्प कौन सा माना गया है? जो टाइम पीरियड बताया गया है 2.4 करोड़ साल से लेके 50 लाख वर्ष पहले तक का बताया गया है। एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है। क्या नदी थी? शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी का नाम दिया गया है। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। वो कहाँ से कहाँ तक बहती थी? असम से लेके और जो पंजाब है वहाँ तक वो बहती थी। अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी और जो सिंध की खाड़ी थी वहाँ पर वो अपने पानी को छोड़ देती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो क्या हैं? असाधारण हैं। जो उनकी कंटिन्यूटी है वो असाधारण है। इनका सरोवरी उद्गम, इनका जो विकास हुआ है, इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलाशम, जो गोल गोल पत्थर होते हैं गोलाशम, वो वह कॉन्ग्लोमेरेट शामिल हैं, इसकी धारणा की पुष्टि करते हैं। जो उसकी मेंटलिटी है उसकी वो पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में
कि जो टाइम बीत गया है उसमें इंडो ब्रह्मा नदी, शिवालिक जो नदी बताई गई है यहाँ पर, 3 मुख्य अपवातंत्रों में बट गई। पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां हैं। पश्चिम में कौन सी नदी चली गई? जो उत्तर में जो नदी है वो पश्चिम की तरफ बहना शुरू हो गई। कौन सी? सिंधु नदी है। सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां हैं। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। और जो बीच में बहती है वो कौन सी है? गंगा। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी मानी गई है यमुना है। और बाकी बहुत सारी नदियाँ हैं, सोन, गंडक, बेतवा, चंबल, ये क्या है? सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद पूर्व की तरफ कौन सी है? जो ब्रह्मपुत्र है हमारी, वो पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटदार पठार के उत्थान के कारण हुआ है। ये जो नदियों का विकास हुआ है या विभाजन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड माना गया है उसकी वजह से, या फिर जो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसमें पोटवार पठार हैं, वो कौन से हैं? तो जो दिल्ली रेंज वाले हैं उनके उत्थान के कारण हुआ है। यह अक्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया है। ये जो एरिया है दिल्ली रिज वाला, इसको क्या माना गया है? जो सिंधु और गंगा नदी है दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, कि दोनों के पानी को वो अलग अलग कर देता है। इसी तरह मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड बिहार वाला एरिया है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अध्योक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और ये बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो गई। और ये जो नदियाँ थीं, राजमहल की पहाड़ियाँ वाली, झारखंड के आसपास वाला जो एरिया है, कि जो गंगा की सहायक नदियाँ थी, ये कहाँ पर अपने जल को विसर्जित करती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। उसके बाद है हिमालयी तंत्र, अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी हैं? अब बात करें तो हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। यहाँ पर जो हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इन तीनों को हमें पूरा करना है। अब सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। अगेन वही बात है, नदी द्रोणी क्या है? जिसका एरिया ज़्यादा होता है। और जल संभर क्या है? जिसका एरिया कम होता है, बहने का जो एरिया है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 है। किसकी? सिंधु नदी की जो लंबाई बताई गई है 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, क्योंकि ये भारत के साथ साथ कहाँ पर बहती है? पाकिस्तान में भी बहती है। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, कि भारत के अंदर जो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ अपना जल बहाती हैं, सबसे पश्चिमी नदी कौन सी मानी गई है? सिंधु नदी मानी गई है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है और 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो कैलाश पर्वत है ये कहाँ पर है? 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर कौन सी है? बोखरचू एक हिमनद है, बर्फ़ की नदी है, वहाँ से इसका उद्गम माना गया है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। तिब्बत में इसका क्या नाम दिया गया है? सिंगी खम्बान और शेरमुख माना गया है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान देश में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये क्या है? इसकी सारी डायरेक्शंस बताई गई हैं कि ये जो नदियां हैं कहाँ से बहती हुई और कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती हैं। उसके बाद सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, कि सिंधु जो क्या है मुख्य नदी है, बाकी इसकी सहायक नदियाँ वो भी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से ही निकलती हैं। जैसे शोक, गिलगित, जास्कर, हुजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग व द्रास, ये सारी क्या हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अंततः यह नदी अटक के निकट
पहाड़ियों से बाहर निकलती है और जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमुल, विबोआ और संगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियाँ से निकलती हैं। सुलेमान श्रेणियाँ कहाँ हैं? पाकिस्तान में जो हिमालय पर्वत है उसको सुलेमान का नाम दिया गया है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथिन कोट के निकट पंचनद का निर्माण करती है। पंचनद मतलब जहाँ पर 5 नदियाँ मिल जाती हैं उसको पंचनद बोला गया है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों, यहाँ जो पंचनद का नाम है कहाँ पर दिया गया है? पंजाब में। यहाँ पर जो 5 मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची पाकिस्तान के अंदर है, पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है और भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। और भारत में जो सिंधु नदी है वो कहाँ पर बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है। उसके बाद है झेलम। झेलम जो सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। झेलम को क्या माना गया है? सिंधु की सबसे सहायक नदी माना गया है। कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो पीर पंजाल, जो श्रेणियाँ कल मैंने बताई थी आपको, काराकोरम, लद्दाख, जाचकर, पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर बाकी जो पीर पंजाल गिरिपद है यहाँ से ये वेरीनाग झरने से निकलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे माखड से गुजरती है। फिर यह क्या करती है नदी? जो श्रीनगर में वुलर झील है, वुलर झील से बहते हुए, वुलर झील क्या है? डल और वुलर दोनों क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं। कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? डल और वुलर झील हैं। तो यहाँ से ये गुजरते हुए तंग रास्ता मतलब छोटा सा रास्ता और गहरे माखड्डों से गुजरती हैं। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती हैं। पाकिस्तान में कहाँ पर मिल जाती है? झंग के निकट। झंग एक एरिया बताया गया है जहाँ पर ये चेनाब नदी से मिल जाती हैं। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये क्या है? जब 2 सरिताएं आपस में मिलती हैं, चंद्रा और भागा 2 नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो इसको चेनाब बोला गया है। जब ये एक धारा में बहना शुरू कर देते फिर इसको चेनाब बोला जाता है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी कितनी बहती है? 1180 किलोमीटर बहती है। उसके बाद है रावी नदी, सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। जो रावी नदी है कहाँ से निकलती है? सिंधु की ही सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रोहतांग दर्रा है, वहाँ से ये पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। और जो चंबा घाटी है वहाँ से ये बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग व धौलाधार के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। उसके बाद ये पीर पंजाल से और धौलाधार के जो रास्ते हैं वहाँ से ये प्रवाहित होती है, अपना जल लेकर बहती है। उसके बाद है व्यास नदी, सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। ये दोनों अक्षेत्र हैं। काती और लारगी यहाँ पर क्या करती है? गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। उसके बाद हरिके एक स्थान है जहाँ पर ये क्या होती है? सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। जो इसका एरिया बताया गया है ये कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती थी? कैलाश पर्वत श्रेणी से। और जो सतलुज नदी है मानसरोवर से निकलती है और ये कहाँ से? राकस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लागचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसका ये नाम है लांगचेन खम्बाब। भारत में प्रवेश करने से पहले यह 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये सिंधु नदी बह रही है और उसके समानांतर उसके इक्वल बहती हुई कितना एरिया कवर करती है? 400 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। उसके बाद वो भारत में प्रवेश करती है और रोपड़ में एक माखड़ से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से बहती है। शिपकिला क्या है? दर्रा है।
बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है मतलब पहले से ही बहने वाली नदी है कि जो पूर्व की तरफ बहती हुई चली जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है नदी तंत्र का, उसका यह पोषण करती है, उसमें अपने पानी को डालती है। उसके बाद सेकंड है हमारा गंगा नदी तंत्र। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये जो इसका द्रोणीय क्षेत्र है वो भी काफ़ी बड़ा है और सांस्कृतिक भी इसका काफ़ी महत्व है। तो दोनों ही बातों से ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। जो इसकी हाइट है कहाँ कितनी है? 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगोत्री जो हिमनद है, यहाँ पर इसका जो नाम दिया गया है वो क्या है? भागीरथी दिया गया है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग क्या है? एक जगह का नाम है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ होती हैं, दोनों आकर मिलती हैं। इसके बाद ये गंगा कहलाती है। ये दोनों नदियाँ बहकर आ रही हैं। यहाँ पर देवप्रयाग एक स्थान है जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं और दोनों नदियाँ जब ये मिल जाती हैं और फिर उसके बाद का जो इसका नाम है वो गंगा पड़ता है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलती हैं जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग से मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं जो पिंडार हैं। इनको क्या नाम दिया गया है? पिंडार नाम दिया गया है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां पिंडार हैं जो इसमें कर्णप्रयाग में मिलती हैं। कर्णप्रयाग भी क्या है? जगह का नाम दिया गया है कि जहाँ पर नदियाँ आपस में जाकर मिल जाती हैं। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और जो मंदाकिनी नदी है और काली गंगा है वो इसे कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी जब जो हरिद्वार का मैदान है वहाँ पर प्रवेश करती है, यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणमुखी होकर दक्षिण की तरफ बहती हुई शुरू होकर जल वितरिकाएं मतलब जो धाराएं हैं उसमें भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 25-25, ये आपको याद रखना है, 25-25 है, 25-25 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। जो गंगा द्रोणी का क्षेत्र बताया गया है वो कितना बताया गया है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया बताया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन इसके दक्षिण किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। सोन क्या है? इसकी दक्षिण किनारे पर बहने वाली प्रमुख नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यमुना नदी यमुना नदी है वो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर तक गंगा नदी का साथ देती है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। जो यमुना नदी है इसका यहाँ पर इलाहाबाद में गंगा से संगम होता है, मतलब मिलन होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर राइट हैंड साइड के तट पर इससे मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिद्ध, सिंगर, वरुणा आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती हैं। ये क्या होती हैं? कुछ नदियाँ हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में मिलती हैं और कुछ नदियाँ राइट हैंड साइड में मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। कौन पहुंचती है? चंबल नदी।
जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। जो गंडक नदी है वो दो धाराओं के मिलने से बनी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। यह नेपाली हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अववाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। उसके बाद है घाघरा नदी। घाघरा नदी है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक गहरे माखड़ का निर्माण करती है। ये दोनों नदियों से क्या करती है? दोनों नदियों का पानी लेती है और फिर शीशी पानी में क्या करती है? स्थान का नाम है जहाँ पर ये गहरे माखड़ का निर्माण करती है, बड़े गहरे गड्ढे का निर्माण करती है और पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी है। शारदा नदी काली या गंगा नदी के मैदान में मिलती है और अंततः छपरा कहाँ है? बिहार में। यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। जो शारदा नदी है वो छपरा में जाकर क्या करती है? गंगा नदी के अंदर विलीन हो जाती है, उसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद है कोसी, एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी क्या है? पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में मिला है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। जो इसकी मेन धारा है उसको क्या नाम दिया गया है? अरुण दिया गया है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसे में पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोशी मिलती हैं। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती हैं। उसके बाद है रामगंगा। रामगंगा नदी गैरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। रामगंगा क्या है? एक छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में मिलती है। बराकर इसको एक मुख्य सहायक नदी माना जाता है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया था, मतलब उसको अपने काबू में कर लिया था। जो बंगाल का शोरो माना गया है, बंगाल का शोक माना गया है, वो कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, असम से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। उसके बाद गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है, उसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र कर लिया, गंगा नदी तंत्र कर लिया। अब हमारा लास्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। ये चेमायुंगडुंग क्या है? ग्लेशियर है, जहाँ से हिमनद है, बर्फ़ की नदी है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में मतलब इधर की तरफ बहना शुरू कर देती है। अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत में कितना एरिया कवर करती है? 1200 किलोमीटर का एरिया तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरुआ के निकट एक गहरे माखड़ का निर्माण करती हुई। नमचा बरुआ क्या है? हिमालय का ही नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता हुआ भारत की तरफ दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ऐसे यह एक शुद्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। हिमालय की गिरिपथ से यह शिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में
ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया बताया गया है। सादिया कस्बा है, वहाँ से मान लो ये कस्बा है, यहाँ से पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग से प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देबांग या सिंकांग और लोहित मिलती हैं, और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के रूप से जानी जाती है। कहाँ पर जब ये भारत में प्रवेश कर देती है तो किसके नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्यक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। जो असम की घाटी है, असम वाला एरिया है, वहाँ पर ये कितना एरिया कवर करती है? 750 किलोमीटर का एरिया। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की असंख्या, मतलब कोई संख्या ही नहीं है, काउंटिंग ही नहीं है कि कितनी सारी नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ हैं, अपना जल उसमें मिलाती हैं। इसके बाएँ तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी, दिहांग और धनसिरी दक्षिणी है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोश हैं। सुबनसिरी जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत से हुआ है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर क्या करती है? दक्षिण दिशा में बांग्लादेश में प्रवेश करके और वो दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ मुड़ जाती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। तिस्ता नदी क्या करती है? नदी का फेस इस साइड में है तो इसके दाहिने साइड में, क्योंकि यदि आप अपना फेस घुमा के देखेंगे तो आपका जो राइट हैंड होगा वही नदी का इसका दाहिना तट है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर, पद्मा कौन है? गंगा नदी, जो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, के साथ मिलकर ये दोनों क्या बन जाती हैं? मेघना बन जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन या तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ये क्या करती है? बाढ़ का एरिया कन्वर्ट कर देती है, बाढ़ का क्षेत्र बना देती है, और मार्ग परिवर्तन, अपना रास्ता बदलने के लिए भी कुख्यात है, प्रसिद्ध है। और तटीय अपर्दन का मतलब है कि जो किनारे हैं उनका अपर्दन करती है, कि जो तटीय किनारे क्षेत्र हैं इनको काटती हुई वहाँ की मिट्टी को बहा कर ले जाती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इसमें अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं, जो इसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं, जो इसकी हेल्प करने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या हैं? काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जिसके कारण जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। और दूसरा क्या है? जो मेघालय, मासीराम, चेरापूंजी है, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। तो क्या होता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जिसके कारण से वहाँ पर अत्यधिक पानी होने के कारण जब ज़्यादा पानी होगा तो क्या करेगा? मिट्टी को काटता हुआ आगे बढ़ता है, तो अत्यधिक अवसाद को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। तो बच्चों ये था हमारा आज तक का टॉपिक कि हमें 3 टॉपिक कंप्लीट करने थे: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यदि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।